सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद कई बार सिस्टम बोलता है कि अपने को रीस्टार्ट करें, या टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा सबसे पहले जो आपके हार्डवेयर्स हैं, उसके ऊपर आपके सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, राइट? सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक, ओके। आप लोगों को दिख रहा है? ओके, आई थिंक दिस इज ओके। सो विल रिकैप ऑन एंड एक में हो सकता है कि संडे को एक हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें जो कॉन्सेप्चुअल है वो रिकैप करेंगे, राइट? सो और भी जो लोग भी आना चाहें, दे कैन कम। सो अभी सभी लोग आ गए हैं कि वी नीड टू वेट? ओके, सो ये आपका ओवरऑल कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, राइट? तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो हार्डवेयर है, प्राइमरली जो आप मशीन देख रहे हैं, एक लंबा सा जो बॉक्स जैसा होगा आपका डेस्कटॉप का, दैट इज योर मेन कंप्यूटर, राइट? और अगर आप कंप्यूटर एंड लैपटॉप को देखेंगे, उसको हम लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप भी बोलते हैं, राइट? इसका नाम कंप्यूटर डेस्कटॉप क्यों पड़ा? सो दिस इज कंप्यूटर, राइट? अगर आप ये जो देख रहे हो, जो भी इस तरह का होगा, उसका डिजाइन और स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन जो आपको ये दिख रहा है, आपके पास होगा ये 4, ये कंप्यूटर है, राइट? एंड कंप्यूटर, और अगर आप लैपटॉप में देखोगे, दिस इज कंप्लीट सेट, राइट? तो इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और इस डेस्कटॉप में अगर आप देखोगे कंप्लीट सेट, तो ये आपका ये मेन कंप्यूटर हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया जिस पे कुछ दिखाई देगा, क्योंकि बिना मॉनिटर के आप कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? और चूँकि कंप्यूटर को कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके लिए आपका कीबोर्ड और माउस होते हैं, राइट? तो कीबोर्ड और माउस आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में आते हैं कि कंप्यूटर को कुछ बताना है, कराना है, कैसे करना है। तो अगर कीबोर्ड या माउस नहीं होंगे, तो फिर आप काम नहीं कर पाएँगे, राइट? तो ये डेस्कटॉप है और प्रीटी स्टैंडर्ड, इतने मिनिमम ये चीज़ होने ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना फिर आप काम नहीं कर पाएँगे, राइट? अगर जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के केस में क्या होता है, लैपटॉप में बता सकता है कि कंप्यूटर कहाँ होता है? ये हमारा एक लैपटॉप है, राइट? तो इसमें तो 3 चीज़ है नहीं, तो ये मान लो मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, लेकिन कंप्यूटर कहाँ है? एनी गेस? हाँ, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, जो सबसे मोटा होता है लैपटॉप में, वो आपका कंप्यूटर है। व्हेन वी से द कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर के में जनरली ऐसे तो बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, लेकिन 3 हार्डवेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आपका सीपीयू होता है, एक रैम होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे और एक मदरबोर्ड आप बोल सकते हैं जिसके ऊपर सारा असेंबल होगा। तो चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, ईदर केस में वो सारे हार्डवेयर होंगे।
तो विल गो इन डिटेल इन अदर क्लास। अभी अगर हम देखें कि आपका ये वर्कआउट कैसे करता है, तो क्या ओके, तो कंप्यूटर जैसे अगर आप देखो, तो अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करो, तो एक बोलते हैं हमारा शरीर है, फिर दिमाग है, राइट? तो उसी तरह से अगर हार्डवेयर को आप देखोगे, ये जो हार्डवेयर हमारा यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट को इसने मेनली दिया है। सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट, राइट? तो इसके साथ आपका एक एसडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट? एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो बोलते हैं या पेन ड्राइव बोलते हैं, वो भी एक मेमोरी का काम होता है। तो मेमोरी का क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि जो भी आप काम करते हो, अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसलिए इनमें मेन सीपीयू जो होता है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। सो यू कैन कंसीडर सीपीयू यू कैन कंसीडर एज अ मेन फंक्शनल लाइक अ ह्यूमन हार्ट, राइट? जिस तरह हार्ट होता है, जब तक हार्ट चलते रहते हैं आप लाइफ में कंटिन्यू रहते हैं एंड मैनेज दैट, एंड देन रैम इज मोर अबाउट योर ब्रेन, राइट? एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। किसी भी कंप्यूटर को आप ओपन करोगे, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका मोबाइल हो, तो प्रीटी मच यू सी दिस थिंग्स। और सीपीयू का जो पावर होता है वो गीगाहर्ट्ज में देखते हैं, और रैम का जो पावर होता है वो मेगाबाइट में देखते हैं। सो आई थिंक अनदर क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेगाबाइट क्या होता है, बट हार्डली आप समझो कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके ऊपर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। तो जो नेक्स्ट लेयर हार्डवेयर के ऊपर होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? जस्ट अबव द हार्डवेयर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। व्हेन वी से द एप्लीकेशन, सो जैसे अगर ये हमारा विंडोज है, जो बेसिक फंक्शन आप देखते हैं विंडोज का, ये एक विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। आपके और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 4 बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, दैट इज़ विंडोज़। इसीलिए आप यहाँ पे भी देखोगे ये विंडोज़ बटन है जो स्टार्ट करने पे ये 4 हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट। तो 99% आप लोग देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ही। चाहे वो बैंक हो, चाहे एटीएम हो, चाहे ऑफ़िस हो, चाहे रेलवे हो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है। उसके बाद आपका मैक ओएस भी दिखेगा। जो मैक ओएस होता है वो एप्पल ने बनाया है। तो जितना भी आप मैकबुक, एयर प्रो या एप्पल फ़ोन देखेंगे उनमें आपका मैक ओएस का वर्ज़न होता है जो एप्पल का बनाया हुआ है, ठीक है? तो कहीं-कहीं आप देखेंगे कि मैक ओएस भी ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स करके भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूज़ होता है, ये कमांड बेस्ड है। 2 टर्म आप लोग सुनेंगे जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे कोई बुक तो, एक होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जीयूआई और एक बोलते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस। तो होता क्या है, ग्राफिक्स इंटरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंडोज़ में आप जो भी काम करते हैं, आपको जनरली आपको पिक्चर रहता है, आप उसको क्लिक करते हैं, वर्ड ओपन होता है, वर्ड में आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, आप टाइप करते हैं, राइट? तो ये आपका ग्राफ़िकल है। ग्राफ़िकल मतलब पिक्चर है और पिक्चर के ऊपर आपको काम करना है, राइट? अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कर्सर चल रहा है, यहाँ पे आपने लिखा दिस इज़ मी, राइट? और आपने इसको बड़ा किया तो हर चीज़ के लिए अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपके पिक्चर बने हुए हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना है, आपको इसको इटैलिक करना है, आपको इसका फॉन्ट साइज़ और बड़ा करना है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे कीबोर्ड और माउस, ये आपका माउस मूवमेंट के थ्रू आप कंट्रोल करते हो, कोई भी एक्शन करना है तो, राइट? लेकिन जो लिनक्स है, एमएस-डॉस है, ये आपके कमांड बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे आपका ग्राफिकल यूज़र काम नहीं करेगा, और जो एमएस-डॉस है वो भी विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। सो जब
आप डॉस प्रॉम्प्ट चालू करोगे तो इस तरह से आपका कमांड आएगा, ठीक है? तो जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो कमांड के थ्रू दोगे। वहाँ पे कोई आपका माउस का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। आपको कुछ भी करना है तो आपको आपको उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे आपने dir किया, तो dir में उसने डायरेक्टरी का लिस्ट दे दिया, कौन-कौन से डायरेक्टरी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फेवरेट हैं, लिंक्स हैं, राइट? तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो कमांड के थ्रू होगा। तो अभी भी लिनक्स जो है वो पॉपुलर है। लिनक्स कई जगह यूज़ होता है एज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे केवल कमांड से काम होगा। तो हमारा जो मेन फ़ोकस है विंडोज़ पे है, जहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। विंडोज़ एंड मैक ओएस का देखोगे तो सिमिलर रहेगा, क्योंकि मैक ओएस भी आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस देता है, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएँगी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदलोगे। लाइनक्स एंड जो डॉस है ये टोटली अलग है। यहाँ पे केवल कमांड से काम होता है, ठीक है? मेक सेंस। एंड देन टॉप ऑफ दैट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे आपका विंडो जो हमने वर्ड देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? फिर आपने अगर एक्सेल पे काम किया है, एमएस पेंट अगर आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जहाँ पे आप ड्राइंग का काम करोगे, कुछ भी आपको पेंटिंग ड्राइंग करना है, तो आप एमएस पेंट को यूज़ करोगे और उससे आप ड्राइंग बनाओगे, राइट? कौन-कौन एमएस पेंट यूज़ किया है? ठीक है, जो नहीं यूज़ किया है एमएस पेंट को, ज़ाहिर-सी बात है आप ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन प्राइमरीली शुरू में एमएस पेंट क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एमएस पेंट पे आप कोई भी जब काम करोगे, तो आपका कंट्रोल होगा आपको माउस को यूज़ करने का, कि आप माउस को कैसे यूज़ करोगे। और माउस का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, तो ताकि आप कंफर्टेबल हो माउस को यूज़ करने के लिए, राइट? तो इसलिए हम एमएस पेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत सारे शेप्स हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो और ये आपके फिलर हैं। तो जो भी टाइम नहीं किए हैं प्रैक्टिस, टाइम मिले तो थोड़ा बहुत कुछ-कुछ अपना एमएस पेंट पे करेंगे, ओके? ठीक है, ठीक है। तो ये एमएस पेंट इसलिए ज़रूरी है और उसके अलावा इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फन एप्लीकेशन है। छोटे बच्चे अगर मान लो कोई चौथे 5वीं के बच्चे को सिखाना है, तो पहले उनको एमएस पेंट से सिखाओगे, ताकि ये सारे मेन्यू बार, सेव करना और इन सब पे काम करना उनको आ जाए, राइट? तो यही मेन पर्पस होता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू व्हाटएवर द वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल एंड ऑल दैट। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो हम आज देखेंगे कि जैसा मैंने बोला कि जो भी आप काम करते हैं, जैसे मान लो आपने ये काम किया, राइट? अब आप इसको ऐसे छोड़ के चले जाओगे, कंप्यूटर बंद कर दोगे और कल आओगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। आपने जो भी काम किया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखोगे, अभी जो कुछ भी आप देख रहे हो वो आपके रैम में है, ठीक है? और रैम से उसको हार्ड डिस्क में जाना ज़रूरी है। जब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा काम, तब तक आपका वो रहेगा नहीं। और अगर कंप्यूटर बंद करोगे तो चला जाएगा, या फिर इसको क्लोज़ करोगे, सेव नहीं करोगे तो काम आपका चला जाएगा, राइट? तो इसको परमानेंट कैसे करोगे अपने कंप्यूटर में कि तुम 10 दिन या 10 साल बाद कभी भी आओ तो आपका ये काम रहे? तो उसको हाँ, सेव करके, एग्ज़ैक्टली। तो जब आप सेव करते हो, जो यहाँ पे आपका सेव बटन है, या सारे में जितने भी डॉक्यूमेंट आप काम करोगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जितने एप्लीकेशन पे काम करोगे, फाइल, उसके बाद आपका सेव ऑप्शन होगा, ठीक है? आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी अगर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइल और आपका सेव ऑप्शन होगा। तो सेव ऑप्शन हर जगह पे होगा। सेव पे आप जब क्लिक करोगे, तो वो पूछेगा कि आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो, राइट? तो फ यहाँ पे आपका आता है कॉन्सेप्ट फ़ोल्डर का। ये सारे जो पीले कलर के सूटकेस जैसे दिख रहे हैं, ये फ़ोल्डर हैं, ठीक है? फ़ोल्डर का मतलब आप समझो रूम जैसा, अलग-अलग रूम, राइट? तो जनरली मैंने क्या बोला है कि जब भी आप लोग काम कर रहे हो, ये सबसे पहला मेन रूट डायरेक्टरी है। मतलब ये मान लो आपका घर है, घर के अंदर में जाओगे, तो सीएलपी करके एक हमारा रूम है, उस रूम के अंदर जाओगे,
उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने CLP या CLM, मैंने लिखा CLP नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना। जनरली हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते, अगर आप यहाँ पे देखोगे संजीत, राकेश करके फ़ोल्डर है, दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर सी ड्राइव में आप ऐड करते जाओगे तो 40-50 अगर लड़के हैं तो यहाँ 50 फ़ोल्डर बन जाएगा, राइट? जनरली जो सी ड्राइव होता है वो प्रोग्राम फाइल्स के लिए होता है, जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होते हैं। आप यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, HP का है, डेल का है, एडोबी है, तो ये आपके प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं। उसके बाद आपका विंडोज़ करके भी सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर में जितने फाइल्स हैं ये विंडोज़ के फाइल हैं, राइट? तो हम प्रोग्राम विंडोज़ को मेस्ड अप ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि एक CLP करके फ़ोल्डर बना लें। इस CLP फ़ोल्डर के अंदर में आप अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है? जब आपके नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, यानी कि एक रूम बन गया आपका, इसके अंदर में आप जो भी आप काम करेंगे, डॉक्यूमेंट हो, आप सेव कर देंगे, ठीक है? इससे 2 फ़ायदा होगा, और जब भी आप सेव करने जा रहे हैं, तो वो पूछेगा कि आपके फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है? तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने माय डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। इस वाले फ़ाइल को भी हमें कहाँ सेव करना है? आकाश नाम के फ़ोल्डर में। तो उसके लिए हम कहाँ जाएँगे? दिस पीसी, सी ड्राइव, इसमें हमने CLP फ़ोल्डर है, CLP में जाएँगे तो देखिए आपका आकाश नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? इस आकाश फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, इसको कर देंगे माय पेन, ठीक है? सेव कर दिया। अब आप इसको क्लोज़ कर देंगे, आप कभी भी आएँगे, 10 दिन बाद भी आएँगे, 10 महीना बाद भी आएँगे, तो जब तक आपको लोकेशन होना चाहिए कि कहाँ पे आपका लोकेशन है, एंड देन CLP में अगर आप जाएँगे, इसके अंदर में आकाश, और आप देखेंगे आपके दोनों फाइल अवेलेबल हैं। एक आपका MS पेंट फाइल है और एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है? तो आप यहाँ से फाइल ओपन करके या तो आप उसको देख सकते हैं, राइट? या फिर इसके ऊपर अगर आपको फिर से काम करना है कि मान लीजिए उस दिन आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इसको MS पेंट में ओपन करेंगे। ओपन करके फिर से आप इसमें जो भी काम आप करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग, ठीक है? और फिर यू कैन अगेन फाइल सेव, सेव कर देंगे, क्लोज़ करेंगे। अब आप देखेंगे तो इसमें नया काम जो आपने किया है, वो आपका ऐड हो गया, ठीक है? तो इसलिए हम आपका जो भी काम है उस पे वर्क करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेम वे इसको आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 तरह से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक तो डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक मतलब 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएँगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, एंड ठीक है? और फिर इसको फाइल में जाकर के आप सेव कर देंगे, तो आपका हो जाएगा। या फिर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आता है ओपन विथ। ओपन विथ में ये बताएगा किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड में ओपन करेंगे, ओके? एक और बात इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके फाइल हैं, वो आप उसी में ओपन कर सकते हैं। जैसे MS पेंट है, अगर आप इसको ओपन विथ करेंगे तो जनरली मैक विंडोज़ जो है वो जानता है कि इसको आप कहाँ-कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो आपके इसमें जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपको इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है? क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि कौन-सा फ़ाइल को कहाँ ओपन करना है, तो कुछ हद तक वो बताता है आपको कौन-सा फ़ाइल कहाँ ओपन करना है, ठीक है? तो ये बेसिक ऑपरेशन है, जो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, जब भी कंप्यूटर आप स्टार्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से अपने वर्क को सेव करेंगे। सब कुछ क्लियर है? किसी को डाउट है? नो डाउट? ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ हम लोग आज देखते हैं, प्राइमरीली मैंने इसके लिए आज की कॉल में रखा कि अब सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कैसे करोगे, राइट? कोई भी सॉफ्टवेयर है, किस-किस ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? और किस-किस ने मोबाइल में प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? सबने डाउनलोड किया है, राइट? करते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, आप सर्च करते हो, राइट? उसके बाद डाउनलोड करते हो।
डाउनलोड करने के बाद वो आपके कंप्यूटर मोबाइल में आ जाता है। उसके बाद आप उसको ओपन करके अगर इंस्टाग्राम है तो अपना लॉगिन बना के लॉगिन करोगे तो इंस्टाग्राम दिखने लगता है, राइट? लाइकवाइज कंप्यूटर में भी जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब प्राइमरली यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम और उसमें तो नहीं रहेगा, बट इंस्टाग्राम आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करोगे क्योंकि वो दूसरे सिस्टम पे होता है। 2 चीज़ है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक है, वो आपके कंप्यूटर में नहीं होता, राइट? आप लोग को मालूम है इंस्टाग्राम या फेसबुक जब भी ओपन करते हैं तो आपके फ़ोटो हो या जो मैसेज हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? हाँ, आपके आपके मोबाइल में दिखता है, लेकिन वो आपके मोबाइल में होता नहीं है, ये सबसे बड़ा अंतर है। हाँ, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपका फेसबुक काम करेगा? नहीं काम करेगा, तो क्यों नहीं काम करेगा? जब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक आपके सॉफ्टवेयर में है, तो इंटरनेट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इंटरनेट से ओपन होगा। हाँ, डाटा ओके, ठीक है। तो ये देखो एक ये लॉजिकल आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो होता क्या है इंटरनेट में कि इंटरनेट जो है इसको वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, राइट? ये कैसे होता है? जनरली पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे इंटरनेट, तो आपका जो भी इंटरनेट है ये जनरली टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड करता है। जो जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, जो भी मोबाइल नेटवर्क देते हैं, वही आपको इंटरनेट देते हैं, राइट? हर जगह, यूएस हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह यही होता है। जो आपके मोबाइल नेटवर्क देते हैं, वही आपको इंटरनेट देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करता है, राइट? अब होता क्या है, जैसे आप ये देखो, मान लो ये आप रघुनाथपुर से कनेक्टेड हो, मैं यहाँ अमेरिका से कनेक्टेड हूँ, राइट? हम दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे? ओवर द इंटरनेट हम बात कर रहे हैं और इंटरनेट में क्या है, जो इंटरनेट सर्विसेज़ हैं, वो आपके रघुनाथपुर में भी है और इंटरनेट सर्विसेज़ हमारे पास भी है, राइट? तो हम दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट हो गए। अभी इंटरनेट खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएँगे, राइट? हम बात नहीं कर पाएँगे, आपका वीडियो चला जाएगा और क मेरी आवाज़ नहीं आएगी, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, राइट? वो इंटरनेट के कारण होता है। तो इंटरनेट हम डिटेल में देखेंगे, उसका अभी समझ ज़रूरी है, बट ऐसा समझिए कि जो टेलीकॉम कंपनी है, जिस तरह आप मोबाइल से फ़ोन करते हैं, तो एक-दूसरे से बात होता है या वीडियो कॉल करते हैं, लाइकवाइज़ आपका इंटरनेट होता है, जो आपका वर्कआउट करता है। तो फ़ेसबुक में क्या होता है कि जो भी आपका फ़ेसबुक है, आपके कंप्यूटर पे केवल उसका आइकॉन बना रहता है। जब आप उसको ओपन करके लॉगिन करते हैं, तो जो फ़ेसबुक का डेटा है, वो कहीं पे डेटा सेंटर जो होगा, डेटा सेंटर को अगर आप सर्च करोगे, तो डेटा सेंटर ऐसे होते हैं, मैसिव डेटा सेंटर होते हैं। जो फ़ेसबुक के डेटा सेंटर हैं, ये सारे आपके डेटा सेंटर हैं, राइट? और इनमें जनरली क्या होता है, इसमें भी कंप्यूटर का कोई भी डेटा सेंटर आपका एक छोटा-सा कंप्यूटर है, राइट? उसमें आपका मान लीजिए 4 जीबी, 8 जीबी हार्ड डिस्क है, ये है। जो डेटा सेंटर होता है सोचिए फ़ेसबुक में आप कितना वीडियो और फ़ोटो डालते हैं। एक आदमी कम से कम कितना जीबी का वीडियो एंड फ़ोटो डालता है, राइट? अगर पूरे भारत में देखो तो कितना वीडियो जाता है फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और उसको पूरे वर्ल्ड में अगर लेकर के चले जाओगे तो सोचो आपको कितना चाहिए कंप्यूटर, राइट? तो इसीलिए ये मैसिव डेटा सेंटर होते हैं, बड़े-बड़े, जो फ़ेसबुक ने सेट कर रखे हैं अलग-अलग। मुझे लगता है मुंबई में भी डेटा सेंटर होगा जो जियो के साथ मिलकर के उसने सेटअप किया है। और ये यहाँ पे जो ये रैक की तरह देख रहे हो बेसिकली ये क्या है आपके हार्डवेयर हैं, जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर आपके हैं, कौन-कौन से हार्डवेयर? सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क, राइट? 3 मेन हार्डवेयर हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये इस तरह बड़े-बड़े अलमीरा की तरह सेटअप किए रहते हैं, राइट? तो आप जो भी डेटा अपलोड करते हो, वो कहीं न कहीं इन्हीं डेटा सेंटर्स में जाते हैं, राइट? ठीक है? तो इसलिए अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा, तो चूँकि ये हार्डवेयर तो मान लो कहीं और है ना, मान लो ये मुंबई में है। ये पूरा कंप्यूटर आपका मुंबई में है और आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो रघुनाथपुर से, तो कैसे कनेक्ट करेगा? बिना इंटरनेट के तो करेगा नहीं। इसीलिए फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। जब इंटरनेट होगा, तो आप इसको कर पाओगे और कनेक्ट करने के बाद आप अ, फिर आपका जो भी कंटेंट है, वो यूज़र आईडी से आपका एक्सेस करेगा और वहाँ से एक्सेस करके वो आपको दिखाई देगा कि अपने अपने मोबाइल पे जो कुछ भी है, राइट? अब एक काम बता सकते हो कि जैसे जब आप व्हाट्सएप करते हो या मैसेज करते हो या फ़ेसबुक तो मालूम है लॉगिन करते हो, तो आप जब फ़ेसबुक करते हो, तो आपका डेटा दिखाई देता है, मेरा नहीं दिखाई देता, क्यों?
मेरा जीमेल सेव रहता है, लॉगिन रहता है, हाँ और आपका लॉगिन करेंगे तो आपका डेटा दिखाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे तो मान लो ये हार्डवेयर स्टोरेज हो गया जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, और लेकिन जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आपका हर एक यूजर के लिए एक अलग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा, राइट। और चूंकि आप जब भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करते हो तो केवल आप ही का डेटा दिखाई देता है, क्योंकि सारा जो वीडियो बनाए हो, फोटो बनाए हो, आपके लॉगिन से अटैच होता है, राइट। तो वो आपका एक रूम है जिसका चाबी आपके पास है, तो आप ही उस रूम को ओपन करके जा सकते हो। तो दैट्स हाउ इट वर्क ओवर देयर, राइट। जो हमारे डेटा को एक्सेस करते हो। लेकिन अगर व्हाट्सअप कॉल करते हो वहां पे तो कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होता, या किसी को मैसेज करते हो तो फिर व्हाट्सअप में मैसेज क्यों जिसको करते हो केवल उसी को जाता है, नंबर, राइट। नंबर यूनिक होता है, राइट। तो जो तुम्हारा मोबाइल का नंबर है वो दूसरे किसी का नहीं हो सकता हमेशा। और साथ ही साथ एक MEM कोड होता है जो आपके जो भी मोबाइल फोन है उसके डिवाइस का एक कोड होता है जो यूनिक होता है। तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, जैसे मान के चलो पोस्टल एड्रेस की तरह, राकेश का अपना एक एड्रेस है, आकाश का अपना एड्रेस है, शोएब का अपना एड्रेस है। तो मैं कहीं लेटर लिखूंगा कोई और उस पर राकेश का नाम लिखूंगा तो राकेश के पास जाएगा, शोएब का नाम लिखूंगा तो शोएब के पास जाएगा, राइट। मैं जिसका नाम लिखूंगा उसके पास जाएगा। उसी तरह जितने डिवाइस हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, जितने भी डिवाइस हैं सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। तो जब भी वो हार्डवेयर पे एड्रेस पहले से लिखा हुआ आता है, जो भी कंपनी बनाती है हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस देती है। और आपको मालूम होगा जो कार है, मोटरसाइकिल है, उसका भी एक चेसिस नंबर होता है, यूनिक नंबर, राइट। ठीक है ना। क्योंकि बाइक तो सब एक जैसा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बाइक किसका है, राइट। तो उसका चेचिस नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा मोटरसाइकिल किसने खरीदा है और किसके पास है, राइट। तो उसी तरह यूनिक जो एड्रेस होता है उसके कारण से जब भी आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो इंटरनेट पे जब वो मैसेज जाता है टेलीकॉम कंपनी के पास, जियो जियो के पास, एयरटेल के पास, तो उनको मालूम है कि आपने किस नंबर को कॉल किया है, उसका MEM नंबर क्या है, उसका यूनिक डिवाइस नंबर क्या है, तो उसके पास वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे के पास हो जाता है। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं, व्हाट्सएप पे जब मैसेज जाओ तो लिखता है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, कभी देखा है? या टेलीग्राम पे भी लिखता है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, राइट। कौन बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी को मैसेज किया हूं तो वो उस मैसेज को सिर्फ वही आदमी देख सकता है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, तो वो उसका जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि इन टू इन इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने मैसेज किया है तो जो मैसेज सेंडर है जिसने सेंड किया है और जो मैसेज रिसीवर है वही उसको रिसीव कर सकता है। बीच में वो पासवर्ड सिक्योरिटी लगा हुआ है इंक्रिप्शन का, जो कंप्यूटर का अपना एल्गोरिथम है। तो अगर जैसे मान लो मैं आपको WAN सेटअप बताता हूँ, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आपका सेटअप है, राइट। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर पे मान लो ये आपका डिवाइस है, राइट, एंड इंटरनेट है बीच में, और यहाँ से आपने मैसेज भेजा दूसरे बंदे को जो कि इधर बैठा है, उसने मैसेज रिसीव किया, राइट। तो जो जो ये वे है, एक रास्ता तो है ना, मतलब दिखाई नहीं देता, हवा में है, लेकिन एक रास्ता तो बन रहा है ना कि यहाँ से आपका मैसेज चल के इसके कंप्यूटर में आ रहा है, राइट। एक रास्ता है जो दिखाई नहीं देता, वो सिग्नल के रूप में है, लेकिन एक रास्ता तो है, तभी तो वहां पहुंच रहा है। तो अगर इन टू इन इनक्रिप्टेड नहीं है तो यहाँ पे कोई मान लो जासूस बैठ गया एक कैमरा लगा के, तो वो देख सकता है, राइट, कि क्या मैसेज भेज रहे हो। तो उसी तरह जो 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 स्पैमर होते हैं या जो हैकर होते हैं वो कहीं दूसरी जगह पे या मान लो आपने ये है आकाश, आकाश ने मुझे मैसेज किया, यहाँ पे राकेश बैठ गया है इंटरनेट कनेक्ट करके, और उसने एक सॉफ्टवेयर या प्रोसेस के थ्रू जो भी मैसेज जा रहा है उसको देख रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका इन टू इन इनक्रिप्टेड है तो नहीं है तो वो देख सकता है, राइट। वो चाहे तो मतलब आसान नहीं है, इट्स नॉट कि कोई भी कर लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपका जो मैसेज है, जो पैकेट होता है मैसेज के रूप में, वो इनक्रिप्टेड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप ने बोला कि मैसेज इन टू इन इनक्रिप्टेड है, इसका मतलब क्या है कि जब ये सेंडर है
आकाश और मैं रिसीवर हूँ, तो जब आप ये मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज के साथ-साथ आप एक पासवर्ड या टोकन भेज रहे हो। वो जो टोकन है, वो केवल मेरे पास है, ठीक है? तो बिना उस टोकन के दुनिया में कोई भी उस मैसेज को नहीं देख सकता। इवन एक हैकर भी नहीं देख सकता, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, यानी कि अगर मैसेज को किसी ने बीच में पकड़ भी लिया ना, तो उसको वो ओपन नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर में सेटिंग किया गया है कि मैसेज जो है आकाश ने अगर मधुकर को भेजा है, तो केवल मधुकर का जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, वही देख सकता है, राइट? तो इसलिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जितने भी आपके जो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, वो एन्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत तरह के वीडियो कंटेंट आप शेयर करते हो, तो कोई भी बीच में कनेक्ट करके और उसको मिसयूज़ कर सकता है, राइट? तो इसलिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का ये होता है कि ऑन द वे में जैसे यूज़र 1 ने भेजा, वो इंटरनेट से होते हुए आपके पास आ रहा है, तो रास्ते में कोई उस पैकेट को नहीं देख सकता, ठीक है? तो उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है जो एल्गोरिथम उन्होंने लिखा है, बट मोटा-मोटी वही बात है जो आकाश आपने बोला कि जिसको जो सेंडर एंड रिसीवर है वही देख सकते हैं, बीच में कोई नहीं देख सकता। दैट इज़ द एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, राइट? ठीक और है, सर अगर वो कंपनी अगर देखनी चाहे तो कंपनी भी नहीं देख सकती। कंपनी कैसे देखेगी? जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि मेरे पास अगर उसका कोड है, तो कंपनी भी कैसे देख सकती है? नहीं देख सकती ना, कंपनी भी नहीं देख सकती, ठीक है? आपके मैसेज को वहाँ उस रूप में कंपनी नहीं देख सकती, लेकिन हो सकता है कंपनी दूसरे तरह से देखना चाहे तो देख सकती है। जैसे आपको मालूम है कि टेलीकॉम डोमेन में आप जब भी मोबाइल फ़ोन पे किसी को कॉल करते हो, वो सारा कॉल आपका रिकॉर्ड होता है जियो पे और एयरटेल पे, ठीक है? और पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऐसा अथॉरिटी है कि वो जा कर के आपका कॉल लॉग, आपने किसको कब कॉल किया, वो सबको नहीं दिखाएगा। आप जाके बोलोगे एयरटेल को कि ज़रा बताना कि मैंने किसको कॉल किया, राइट? आपका पोस्टपेड नंबर होगा तो आप कॉल लॉग देख सकते हो, राइट? लेकिन गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के पास सीबीआई के पास जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट के, उनको एक्सेस है, वो रिक्वेस्ट करके टेलीकॉम डिपार्टमेंट से किसी भी मोबाइल नंबर को वो वॉच कर सकते हैं। उनमें जो भी बातें हो रहा है उसको वो सुन सकते हैं, टैप कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ है। और आपको मालूम है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपको ट्रैक करना बहुत आसान है ना? क्योंकि आप किस गाँव के किस नेटवर्क से कहाँ से काम कर रहे हैं, वो तुरंत आपको ट्रैक करके बता देंगे, राइट? तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको कोई ट्रैक ना करे तो कोई भी डिवाइस मत लेके जाइए। कोई मोबाइल नहीं, पुराने ज़माने में तरह जाइए, लेटर लिख कर के आ जाइए, ठीक है? कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो एडवांस चीज़ों का अपना फ़ायदे एंड घाटे हैं। तो बट या सो वी डिस्कस लिटिल बिट डिफरेंट थिंग्स। सो बट या आई मीन दैट्स द थिंग दैट वर्क्स एंड दिस इज़ द वे इट वर्क्स। सो इट्स अ मैसिव सेटअप एंड पिछले 15-20 सालों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मतलब मोर कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मोर डेटा पहले नहीं था। मुझे लगता है कि 10 साल, 15 साल पहले जब हमने चालू किया था तो इतना कुछ नहीं था, राइट? बट नाउअडेज़ लॉट मोर थिंग्स आर देयर, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कैसे करोगे और अनइंस्टॉल कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल होता है। मोबाइल में तो आपका बेसिक होता है, वहाँ पे तो आप जो भी ऐप है डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, रीइंस्टॉल कर दो, राइट? बट एज़ यू हैव सीन दैट सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम्स होता है। जब प्रोग्राम्स में आप जाओगे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, टर्न ऑन विंडोज़ फीचर्स एंड ऑल। तो अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं, राइट? आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल मत करना, राइट? बिकॉज़ यू डोंट नो कंप्यूटर में कौन-सा सॉफ्टवेयर है, कौन-सा नहीं। बट जस्ट आई एम सेइंग कि अगर आपको अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करना होगा, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिखाई देंगे। और जिस भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम ईज़ी हैं, कई सारे के ना आपको ये सब नहीं होंगे, कई सारे अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं अलग-अलग काम के लिए। तो बट यू विल इंस्टॉल एंड यू विल सी दैट। तो अगर मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है, तो आप सिंपल सी आई डोंट नो किसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो? ओके, मान लो वीएलसीसी मीडिया प्लेयर है, आपको इसको अनइंस्टॉल करना है, ये मीडिया प्लेइंग के लिए है।
आप सिंपल सा डबल क्लिक करोगे जब उसके ऊपर, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू चेंज डिवाइस चेंजेस, अनइंस्टॉल चेंज एन एप्लीकेशन। अगर आप नो करोगे तो कुछ नहीं करेगा, यस करोगे तो वो आपके सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर देगा। और अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसी तरह से आएगा कि VLC मीडिया प्लेयर इज अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम दिस फोल्डर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और जनरली जो इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल होता है ना, वो इसी तरह से होता है। नेक्स्ट के बाद पूछेगा ओके डिलीट एवरीथिंग एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। जैसे ही आप अनइंस्टॉल करोगे वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा एंड देन यू कैन फिनिश इट, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से हट गया। लाइकवाइज जब आपको इसको इंस्टॉल करना है तो सेम वाइज आप उसको डाउनलोड करोगे पहले, राइट, VLC मीडिया प्लेयर। एक बात आप लोग ध्यान देना कि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, यू मस्ट मेक श्योर कि सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, राइट। ट्रस्टेड सोर्स का मतलब क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो VLCC सॉफ्टवेयर है वो videoland.org जो का वेब URL है वहीं पे अवेलेबल है, वही देता है। आप कहीं से भी कोई सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रस्टेड सोर्स मतलब जैसे राकेश को मालूम है कि मधुकर भैया पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो मधुकर भैया बोल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि कोई आ गया, कोई भी कह चलो मैं आपको 1 लाख का लॉटरी दे रहा हूँ टिकट, ये खरीद लो 1 लाख रुपए मिल गया ठीक है, तो आप उसको मत ले लो, ठीक है। इसी तरह क्योंकि होगा क्या, अगर ये ट्रस्टेड सेम सॉफ्टवेयर ये VLCC ही है, अगर आपने डाउनलोड किया और ट्रस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप वायरस, स्पैम या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो बाद में आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले सकता है, आपके कंप्यूटर से जो भी आपका डेटा है वो ले सकता है, राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे ऐप हो, किसी भी, चाहे कंप्यूटर हो, केवल ट्रस्टेड सोर्स से ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, ठीक है। खैर एनीवेज मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो आई विल नॉट कंटिन्यू। और तो ये आपका हो गया रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड सेटअप के लिए, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर सेटअप करते हो जैसे विंडोज सेटअप करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस और कई टाइम लग सकते हैं, बट दैट्स द वे यू सेटअप दैट। एंड उसके बाद आपका वो कंट्रोल पैनल पे आ जाता है जहां से आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। एक और कॉमन चीज जो आप लोग को जरूरत पड़ सकता है, एंड यूजुअली क्या होता है आजकल जो कि सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो उनका डेट एंड टाइम सारा सेट होता है, राइट। तो कंट्रोल पैनल पे और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर करते हो। इफ यू गो ऑन अ कंट्रोल पैनल, यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस है। अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस आप ऐड कर रहे हो, राइट, तो जनरली आजकल सारे डिवाइस प्लग एंड प्ले हैं, राइट। तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो वो डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाता है। कल को एक प्रिंटर है, आपको प्रिंटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, प्रिंटर को अटैच करोगे वो प्रिंटर काम करने लगेगा। यहाँ पे आपको डिवाइस में आपको आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डिवाइसेज हैं आपके, आपका माउस से लेके सारा कुछ दिखा रहा है कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, राइट। तो ज्यादातर यहाँ पे नहीं काम करना, बट यू नो दैट कि यहाँ पे है। दूसरा है डेट एंड टाइम एंड लैंग्वेज। यहाँ पे 6:51 हो रहा है मॉर्निंग का, 15 मार्च है, राइट। ये आपका टाइम जोन बताता है। टाइम जोन कितने लोग क्लियर हैं? ठीक है, ओके। राकेश यू डोंट नो टाइम जोन? जी हाँ जानते हैं। जानते हो, ठीक है। तो अब जैसे आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है, राइट। Yes, तो आज फ्राइडे क्यों है, राइट। एक को जो आज फ्राइडे क्यों है, आज मंडे क्यों नहीं है, राइट। क्योंकि yes, जब ये डेट टाइम चालू हुआ, जब आदमी इसको करना चालू किया तो इसने बनाया कि ठीक है संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, राइट। लाइकवाइज क्योंकि हम कैसे रेफरेंस करेंगे कि कितना बज गया, राइट। सुबह शाम तो समझ में आता है, सुबह शाम में कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग सूरज निकलेगा तो सुबह हो जाएगा, सूरज डूबेगा तो शाम हो जाएगा, राइट। लेकिन टाइम को कैसे डिफाइन करोगे? और आपको मालूम है कि जैसे जैसे सन लेफ्ट से राइट जाता है आपका दिन से रात होता है, राइट, एक चक्कर कंप्लीट करने में। उसी तरह से आपका टाइम भी होता है, डे टू नाइट होता है, राइट। तो वो चीज आप बहुत बेटर गूगल अर्थ पे देख सकते हो, राइट। तो उसके अनुसार जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, GMT बोलते हैं, वो लंदन वालों ने चालू किया। तो इसलिए उन्होंने चालू किया तो अपना टाइम उन्होंने 00 रखा, ठीक है। और
जो लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम चालू हुआ, लंदन से चालू हुआ, यूके ने डिफाइन किया टाइम को। अभी सुन पा रहे हैं? यस यस सर। हाँ, तो उन्होंने चालू किया कि मेरा जो लंदन का टाइम है वो 00 है, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट ले लो, उसके लेफ्ट जाओगे तो उधर 1 2 3 होगा, उसके राइट जाओगे तो -1 -2 -3 होगा, राइट। तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा टाइम जोन को डिफाइन किया। और इंडिया का जो टाइम है ग्रीनविच मेन टाइम से प्लस 5.5 घंटे है, ठीक है। यानी लंदन के टाइम से प्लस 5.3 आवर्स एडिशनल है। तो जब आप उसको सेटिंग में जाओगे, लेट मी गो ऑन द क्लॉक, और ये स्टैंडर्ड है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर पे जब आप टाइम एंड डेट सेटिंग जाओगे तो आपको उसी तरह से दिखाई देगा। और सर टाइम को डिफाइन करने में सर लॉन्गिट्यूड का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। किसका? लॉन्गिट्यूड। हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उससे आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है दैट इज द पॉइंटर ऑफ योर गूगल अर्थ, राइट। अर्थ वैसे ये पूरा हमारा अर्थ है, ये इंडिया है, ये यूके लंदन है, ये यूएस है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो टाइम है, राइट, और मिलान जो यूरोप है वहाँ 11 11:30 बज रहा है, यहाँ पे पीएम हो रहा है। एंड दैट यू सी ओवर हियर, अगर कोई नया आप ऐड करते हो वो तो लोकेशन सिंपली ऐड करके सर्च कर सकते हो। तो दैट्स वेयर आपका कहाँ गया मेरा टाइम जोन। तो अलग अलग टाइम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड टाइम सेटिंग क्यों नहीं दे रहा? टाइम एंड लैंग्वेज माई टाइम जोन, ओके, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, इसको हटाओ, ओके। सो एज यू सी हियर, जो यूएस का टाइम जोन है जहाँ पे मैं हूँ ये -5 आवर्स है, राइट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे को बता रहा है, जैसा कि 00 जो होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, लंदन का टाइम होगा। तो जब आप 00 जाओगे, ये देखो 00 जो है डबलिन, लंदन एंड ये है एडिनबर्ग, जो यूके एंड स्कॉटलैंड है, राइट। तो लंदन और यूके का टाइम 00 है क्योंकि उन्होंने वहां से चालू किया। अब उसके बाद उसके पॉजिटिव में जाओगे तो आपके ये कंट्री जो लेफ्ट में जाते जाओगे ईस्ट की तरफ तो ये आ जाएंगे वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ये सारी चीजें आती जाएंगी, राइट। एंड इफ यू गो डाउन मोर देन 5.5 घंटे पे जब जाओगे तो हमारा आ गया चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है 5.5 घंटा प्लस पे, राइट। और ऐसे आप जाओगे श्रीलंका आ जाएगा फिर, और ऐसे जाओगे श्रीलंका और हमारे बीच में 15 मिनट का अंतर है। काठमांडू में भी 15 मिनट का अंतर है। हमारे यहाँ अगर कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे 5 बज रहा है, 5 मिनट कम, राइट। 4:30। हाँ 4:30, तो वहाँ पे 4:45। तो इस तरह से आप टाइम जोन ऐसे होते हैं ऑल द वे लास्ट तक। अगर ऊपर की तरफ जाओगे यूएस की तरफ मूव करोगे, माइनस से आप प्लस में होते जाओगे तो यू विल सी दैट, नहीं प्लस से माइनस हो रहे हो बेसिकली। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये सारे सिटीज हैं, राइट। इस तरह से ऑल द वे जाओगे तो हमारा जो है वो ईस्टर्न टाइम जोन है, 5 o'clock हो रहा है। और अमेरिका में मालूम है 3 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन है, राइट। कहीं पे अभी 5 बज रहा है, कहीं पे 7 बज रहा है, पीएसटी है, ईस्टर्न है, वो 1 घंटा और पीछे है, राइट। और आगे जाओगे सेंट्रल टाइम है। तो इस तरह से या पैसिफिक टाइम जोन है जहाँ पे 8 घंटा पीछे है। तो अलग अलग टाइम जोन है, राइट। तो उसके अनुसार आपका टाइम होता है, गॉट इट। तो इसीलिए अभी आप वहाँ पे देखोगे जो वर्ल्ड क्लॉक था, तो वहाँ से आप जाकर के सेट कर सकते हो। तो हमारे यहाँ अब 7 बजने वाला है सुबह का, आपके यहाँ 4:30 होने वाला है शाम का, बिकॉज ऑफ दैट टाइम जोन डिफरेंस, ठीक है। So I think that's all for today's class. I think basic you got it, and आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो अपना वर्क, राइट। एंड हाँ बोलो राकेश। ब्राइटनेस कम करने के लिए बता दीजिए भैया। क्या चीज? कंप्यूटर का ब्राइटनेस किस तरह कम करेंगे? ब्राइटनेस नहीं कम हो रहा है क्या? हाँ, क्या ब्राइटनेस आपका यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे ही होना चाहिए। जो एक मिनट, आप तो एक तो कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कीबोर्ड पे भी आपके ब्राइटनेस और इसके लिए ऑप्शंस होंगे, राइट। और दूसरा अगर आप जाओगे, लेट मी सी, आप सर्च करो ब्राइटनेस लेवल, राइट।
और अगर ब्राइटनेस लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम, वहीं पे जाओगे सिस्टम एंड देन सिस्टम में डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे जाओगे तो डिस्प्ले पे नीचे में यहाँ पे ब्राइटनेस है, ठीक है। यहाँ से आपका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप सर्च करो ब्राइटनेस या सर्च करो सिस्टम, मिल गया। यस सर। हाँ, तो वहाँ से आप उतना ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन है ये सब भी, बट नो नीड टू चेंज दैट। तो अब देखो आजकल कंप्यूटर बहुत एडवांस हो गए हैं, वो ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं, वो ऑटो एडजस्ट ब्राइटनेस भी कर लेते हैं। तो बढ़िया, यहीं से होगा आपका सिस्टम एंड सिस्टम में डिस्प्ले एंड डिस्प्ले में ब्राइटनेस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, so that's all for today। आप लोग कंटिन्यू रखना, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, स्वयं प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप भी वर्ड डॉक्यूमेंट ये सब बना के भेजना, पेंट बना के भेजना। आकाश आप भी पेंट पे प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा डिजाइन बना के भेजना, ठीक है। ओके, एक्सेल से। हाँ ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड एक चीज मुझे बोलना था,